हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की भूगोल की जो गिस्ट सीरीज़ है उसे कवर कर रहे हैं और लगभग इसमें 13 टॉपिक हैं जो हम इसे अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें हम हो सकता है कि 2 या 3 वीडियो में इसको पूरा कवर कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने से भी फ़ायदा नहीं है कि कई बार बोरिंग हो जाता है और चीज़ें भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वैसे नहीं आ पाती है। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। और सबसे पहली बात यह है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाएँ। और यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ पर आपका 80% आपकी राजस्थान की जितनी भी अप्रोच है भूगोल से संबंधित वो पूरी हो जाती है। 20% में आप थोड़ा PYQ लगाएंगे तो पूरा काम कवर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान के भौतिक स्वरूप। उत्तर पश्चिम मरुस्थल की बात कर रहे हैं। इसका निर्माण तेथिस सागर के स्थान पर टर्शरी काल में हुआ था। कब हुआ था? टर्शरी काल में। देखो, ये जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि टर्शरी काल में तेथिस सागर के स्थान पर पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इसे आप याद रखेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल भी कहते हैं। तो इसे किस तरह का मरुस्थल कहते हैं? इसे थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार अरावली के पश्चिम में है। आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पे है अरावली। जैसे कि हम बात करें, फॉर एग्जांपल, अरावली हमारे राजस्थान में दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। ये इस तरह से जा रही है। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। अगर हम माने राजस्थान का मैप इस तरह से है, तो अरावली का जो विस्तार है इस तरह से है। ठीक है, यहाँ से अरावली इस तरह से गुजर रही है। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये मैं आपको शो कर देता हूँ येलो लाइन से। ये जो एरिया है वो है हमारा थार का डेजर्ट। ठीक है, ये थार का डेजर्ट है। आप समझ चुके होंगे मेरी ये क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आगे देखते हैं मित्रों, थार का जो डेजर्ट है ये किन किन जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर, जालोर, बलोतरा, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और पश्चिमी सिरोही। इन जिलों में थार का डेजर्ट फैला हुआ है। आप समझ चुके होंगे। अगली बात करते हैं। इसकी ऊंचाई 300 मीटर की है और इसका ढाल कहाँ है? दक्षिण पश्चिम है। मतलब इसका ढाल किस तरफ है? इस तरफ है। इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ आपको इसे ढाल देखेंगे मिलेगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ नाम है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो ईर्ग है उसे रेतीला मरुस्थल कहते हैं। जो हम्माद है उसे कठोर चट्टानी मरुस्थल कहते हैं। और रेक को पथरीला मिश्रित मरुस्थल कहते हैं। अब ये लोकेशन है इस मैप में। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए, अब ये आप दिख रहा होगा आपको पूरा क्लियर। यहाँ पे ये लोकेशन देखेंगे आपकी, ये जो एरिया है वो पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल मैदान है। ये जो एरिया है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी कहते हैं इसको। लगभग ये एरिया आपको माना जाए तो ये 41% यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि गोडावना लूनी बेसिन की बात करेंगे। तो ये एरिया है, इसे गोडावना लूनी बेसिन कहते हैं। इसे बांगड़ प्रदेश कहते हैं। घग्गर का मैदान यहाँ पर है और नागौरी उच्च भूमि इसे कहते हैं। अरावली को उत्तर, मध्य और दक्षिणी अरावली में बांटा गया है। उत्तर अरावली का क्षेत्र ये वाला है। दक्षिणी अरावली का क्षेत्र उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, चित्तौड़ के आसपास का वो क्षेत्र है। और मध्य अरावली अजमेर के आसपास का क्षेत्र है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, जो दक्षिण पूर्व का जो पठार है वो लावा का पठार यहाँ है, जहाँ पर हाड़ौती का पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर बाणगंगा बेसिन है और ये 56 का मैदान है दोस्तों, 56 का मैदान। तो इस तरह से हमने राजस्थान को अच्छे से कवर करने की कोशिश की है इस मैप को।
अब आइए मित्रों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं डिटेल में। इस मरुस्थल का 41% भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है। कितना प्रतिशत भाग? 41% भाग, 41%। जिसका विस्तार, अब जो इसका विस्तार कहाँ पे है? पोखरण से फलोदी के बीच में स्थित है। और 58% जो भाग है वो बालू का स्तूप युक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए जो बालू का स्तूप है उनके क्या क्या नाम हैं, उनकी कैसी आकृति है, उनकी क्या दिशा है, उसके बारे में जान लेते हैं, और उनकी प्रकृति क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। अनुदैर्य, अनुदैर्य का होता है अर्थ पवन के अनुवर्ती, यानी कि पवना। जैसे कि पवन इस दिशा में जा रही है तो बालू का स्तूप भी इसी दिशा में होंगे, उसे पवनानुवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो पवनानुवर्ती रेखिक स्तूप कहते हैं इन्हें। ये हवा के समानांतर होते हैं, ये हवा के समानांतर होते हैं, पहली बात ये याद रखें। दूसरा, उदाहरण के रूप में सीफ और वनस्पति युक्त रेखीय बालू का स्तूप, पवन विमुख रेखीय बालू का स्तूप इसके उदाहरण हैं। यह बालू का स्तूप कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम में, जोधपुर बाड़मेर में, दशदती नदी में, और मेढ़ा नदी के आसपास, और लूनी और जवाई नदी के पार्श्व में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं मित्रों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। कैसे बनते हैं? हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। अगर हवा की दिशा इस तरह से जा रही है तो यह बनेंगे समकोण पर, समकोण पर बनेंगे। ठीक है, और यह बीकानेर के पुंगल, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़ और चूरू झुंझुनू में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बरखान, बरखान अनुप्रस्थ व अर्धचंद्राकार आकृति के स्तूप होते हैं। कैसे होते? अनुप्रस्थ और अर्धचंद्राकार आकृति के स्तूप होते हैं। यह चूरू के भालेरी, सीकर के मेढ़ा नदी के आसपास का क्षेत्र, और जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर में पाए जाते हैं। परवलिक पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये हेयर पिन के समान होते हैं। ठीक है, और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के प्रकार हैं और संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, परवलिक या पैराबोलिक। अब जो तारा बालू का स्तूप होते हैं वे तारे जैसी आकृति के होते हैं। कैसी आकृति के होते हैं? तारे जैसी आकृति के। और इनका उदाहरण है मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर। देखो इसका प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि तारा बालू का स्तूप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, श्री गंगानगर। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी जो शब्दकोश के अनुसार बात करें उनके बारे में, कि इन शब्दकोश का क्या अर्थ होता है, इसे राजस्थान में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे नेबखा एक शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेबखा, नेबखा, नेबखा का अर्थ क्या होता है? नेबखा का अर्थ होता है मित्रों रेतीली झाड़ियों में जमा जो निक्षेप होता है उसे नेबका कहते हैं। तो झाड़ियों में रेत के जमाव का जो निक्षेप होता है, या रेतीली झाड़ियों की बात करें उस तरह का जो निक्षेप मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? नेबका कहते हैं। मित्रों अब एक और टर्मिनोलॉजी आती है, इसका नाम है लूनेट। लूनेट का अर्थ मित्रों ये होता है, देखिए झीलों के किनारे नवचंद्राकार आकृति। क्या कहते हैं? झीलों के किनारे नवचंद्राकार आकृति को लूनेट कहते हैं। मित्रों इसके आगे बढ़ते हैं। धैर्यन, धैर्यन का अर्थ क्या होता है? धैर्यन का अर्थ है स्थानांतरणशील बालू का स्तूपों का स्थानीय नाम को धैर्यन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय महामरुस्थल, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। यह बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में रेतीला मरुस्थलीय भाग है। और मरु क्षेत्र में स्थलीय कृतियों के आगे क्या नाम है, उनके नाम देख लेते हैं। देखो ढड़ी या ढाड, थली या ढाड, ढड़ी या ढाड या फिर थली या ढाड किसे कहते हैं? तो यह बालू का स्तूपों की बीच गर्तनुमा भाग को, बालू का स्तूपों के गर्तनुमा भाग को ढाड या थली कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजी और है थल्ली सर मरहो, थल्ली सर या मरहो। ये इसके या तो तल्ली कह देंगे, या सर कह देंगे, या मरहो कह देंगे। अब इसके बारे में ये जान लो कि मरुस्थल में निचली सतह भूमि को तल्ली सर मरहो कहा जाता है, जिसे वर्षा का जल एकत्रित होने से बनी अस्थायी झीलों का समूह होता है ये, और इसे टाट भी कहते हैं। ठीक है, या रन कहते हैं। अब जो रन होती है वो किस तरह की झीलें होती है, आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछ सकता है।
अस्थायी झील होती है, इसे टाट भी कहते हैं। और यह मरुस्थल में निचली भूमि की जो तल्ली होती है, जो सर होता है, जो मरोह होता है, उसी के नाम से इसे जाना जाता है। बालासन क्या होता है? बालासन का मतलब होता है मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरा कोई बेसिन होता है, उसे बालासन कहते हैं। मान लिया यहाँ पर कोई पहाड़ियों से घिरा कोई बेसिन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बालासल। इसे हम कहेंगे बालासल। क्या कहेंगे? बालासल। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्याला झील क्या होती है। प्याला झीलें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इस तरह की यहाँ पे जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और इन्हें जो प्याला झीलें होती है वो बालसन के मध्य में स्थित समतल लवणीय भाग होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, ये बालसन है और बालसन के मध्य में जिस समकोणीय भाग में प्याला झीलें हो सकती है। ठीक है। पेडिमेंट क्या होता है? पेडिमेंट का अर्थ होता है पहाड़ियों के अग्रभाग में मंद ढाल वाला भाग। पहाड़ियों के अग्रभाग में मंद ढाला वाला भाग। बजादा क्या होता है? बजादा का अर्थ होता है पेडिमेंट व प्याला के बीच मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव का जो क्षेत्र होता है उसे बजाडा कहते हैं। इस मरुस्थल में जोधपुर में पर्मियन कार्बोनिफरस काल में बाब बोल्डर हिमानी की विशेषता से युक्त होता है। यानी कि जो बाब बोल्डर का जो क्षेत्र है वो पर्मियन कार्बोनिफरस काल में बना है। बाब बोल्डर कब बना है? पर्मियन कार्बोनिफरस काल में बना है। अब दोस्तों इसके आगे और बढ़ते हैं। जैसलमेर में आकल ब्रह्मसर के समुद्री निक्षेप ज्यूरेसिक काल के वानस्पतिक जीवाश्मों से युक्त हैं। ये याद आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र की अवसंरचना जो होती है वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में जल भंडारों से युक्त है। जैसलमेर के चांदन कूप नल कूप जो है वो थार का गढ़ा कहा जाता है। अब ये समवर्षा है, जो 50 सेमी है और 25 सेमी, इनके बारे में जान लेते हैं। जो 50 सेमी समवर्षा रेखा है ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी भाग में स्थित है और सीमांकन करते हुए अरावली से अलग करती है। देखिए जो क्या होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो डेजर्ट है उत्तर पश्चिम का, राजस्थान के मैप को इस तरह से हम बात करें तो उत्तर पश्चिम का जो डेजर्ट है ये अरावली का क्षेत्र है। इसको अलग करती है 50 सेमी वर्षा रेखा। ठीक है। और 25 सेमी वर्षा रेखा उत्तर पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, रेतीला शुष्क मरुस्थल और अर्ध बांगर प्रदेश। अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए रेतीला मरुस्थल 25 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में, जैसे कि बात की जाए जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर का जो क्षेत्र है वो 25 सेमी समवर्षा रेखा के अंतर्गत आता है। इसे रेतीला मरुस्थल कहते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अर्धशुष्क बांगड़ प्रदेश। देखिए मित्रों, अर्धशुष्क बांगड़ प्रदेश क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। 25 सेमी से 50 सेमी वर्षा रेखा के बीच स्थित भाग को 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ में, शेखावटी का आंतरिक अफवाह मैदान सीकर झुंझुनू झुंझुनू में, डीडोड़ा कुचामन में और मुख्य नदी कांतली है इसकी। नागौर उच्च भूमि है वो आपको याद रखनी है, नागौर से 450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और लूणी बेसिन और गोडवाड़ बेसिन जो है वो पाली, दक्षिणी जोधपुर, दक्षिणी बाड़मेर, जालौर जिलों में स्थित है। मित्रों एक बात और याद रखें कि यह दक्षिणी पश्चिम भाग जिले को जालौर में नेहड़ कहा जाता है। यहाँ बाड़मेर के सिवाड़ा में गोलाकार पहाड़ियाँ है जिसे 56 की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। मित्रों हमने यहाँ तक अभी कवर किया। मित्रों देखिए ये पूरा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय हमने पढ़ दिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के बारे में। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की बात करें तो यह विश्व की प्राचीनतम वर्णित पर्वत श्रेणी है जिसकी तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। इसमें प्री कैम्बियन और प्री पेलोजोइक काल की चट्टानें भी पाई जाती है। अत्यधिक अपरदन के पश्चात अब यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में मौजूद है। ठीक है। तो अपरदन काफ़ी हो गया है इसलिए यह जो श्रेणी है वो अब अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में मौजूद है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये जो अरावली है वो कहाँ से कहाँ तक फैली है उसके बारे में जान लेते हैं। पालनपुर खेड़ाब्रहा गुजरात से लेकर रायसीना हिल दिल्ली तक फैली है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में यह फैली है लगभग 992 किलोमीटर के हिसाब से बात करते हैं। और ये लंबाई है इसकी, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। और कहाँ कहाँ फैला है ये, तो सिरोही से खेतड़ी के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, डूंगरपुर,
चित्तौड़गढ़, अजमेर, सीकर तक फैला है, याद रखें। बांसवाड़ा में भी इसके अरावली का विस्तार है। प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, पाली, जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरौड़, खैरथल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में अरावली का विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो अरावली की औसत ऊंचाई जो है वो 930 मीटर है और विभिन्न खनिज यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकता है यह। विभिन्न वनस्पतियों, वन्य जीवों की शरण स्थल के रूप में देखा जाता है अरावली को। मानसून वर्षा को रोक कर वर्षा करवाने का काम किया जाता है और राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है अरावली पर्वतमाला। और अरावली के बारे में तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए कि अरावली पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि अरावली की जो माइनिंग है उसको रोकने के लिए भी हमने सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन लगाया है और आगे अभी सुनवाई होगी इसकी जनवरी में फिर से, तो हम देखेंगे इसके क्या डिसीजन आता है। आगे देखते हैं। अरावली जो श्रेणी है वो 3 भागों में बांटी हुई है, एक दक्षिणी अरावली, एक मध्य अरावली और एक है उत्तरी अरावली। तो बात करते हैं दक्षिणी अरावली के बारे में। देखिए, यह सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद आदि जिलों में फैली हुई है और यहाँ अरावली की ऊंचाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। तो अरावली की ऊंचाई व चौड़ाई कहाँ पर सर्वाधिक है? दक्षिणी अरावली में। इसकी प्रमुख चोटियाँ उसके बारे में बात करेंगे, उसको याद रखना है आपको। इन चोटियों के बारे में कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको लगभग 1722 मीटर। सिरोही की जो शेर है उसकी जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर। देलवाड़ा सिरोही है उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। जरगा की ऊंचाई है जो अरगा उदयपुर में है इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। अचलगढ़ जो सिरोही में है उसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। आबू जो सिरोही में है इसकी ऊंचाई है 1295 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। धोनिया या धनिया इसकी जो ऊंचाई राजसमंद में है वो 1183 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में है 1017 मीटर। कमलनाथ की जो ऊंचाई है 1001 मीटर। सज्जनगढ़ की ऊंचाई है 938 मीटर और सायरा जो उदयपुर में इसकी ऊंचाई है 900 मीटर। मित्रों, आगे देखते हैं। लीलागढ़ जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर और नागपानी जिसकी ऊंचाई उदयपुर में है वो 867 मीटर। गोगुंदा उदयपुर में है इसकी ऊंचाई है 840 मीटर। इस तरह से हमने इन पर्वतों के बारे में मोटी मोटी जानकारी ली है और ये डाटा है जो फैक्ट है आपको याद करने पड़ेंगे। इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर से हम एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं, आपको याद हो जाए ताकि देखिए गुरु शिखर है वो इसकी ऊंचाई को देखें हम तो इसकी ऊंचाई है यहाँ पर 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखिए देलवाड़ा सिरोही में है इसकी ऊंचाई 1442 मीटर। जरगा उदयपुर में है इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में है इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। और आबू की जो ऊंचाई है वो 1295 मीटर आबू सिरोही में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है इसकी ऊंचाई 1224 मीटर। धोनिया राजसमंद में है इसकी ऊंचाई है 1183 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में है इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में है जिसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में है जिसकी ऊंचाई है 938 मीटर। सायरा जो है उदयपुर में है इसकी ऊंचाई है 900 मीटर और उदयपुर में है सायरा। लीलागढ़ की ऊंचाई है 874 मीटर। नागपानी की ऊंचाई है 867 मीटर और गोगुंदा की ऊंचाई है 840 मीटर। इस तरह से हमने इसे याद करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं भोराट का पठार। भोराट का पठार आप सभी को याद है, कई बार परीक्षा में प्रश्न बना है कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक के बीच के जो क्षेत्र है उसे भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब लसाड़िया का पठार देखो, सलूम्बर का जो क्षेत्र है वो लसाड़िया के आसपास का क्षेत्र है और जयसमंद के पूर्व में कटाफटा जो क्षेत्र है उसे लसाड़िया का पठार कहा जाता है। अब भोमट के पठार की बात करें, दक्षिण उदयपुर और डूंगरपुर सिरोही का जो क्षेत्र है उसे भोमट का पठार कहते हैं। इसी तरह से बात करें आबू का जो पठार है वो सिरोही जिले से समथिंग है और ये 1200 समथिंग ऊंचाई पर स्थित है, 1200 मीटर ऊंचाई पर। उड़िया का जो पठार है वो सिरोही जिले में राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। याद रखेंगे 1360 मीटर है उड़िया की ऊंचाई। मेसा का पठार चित्तौड़ जिले में है, याद रखेंगे, और चित्तौड़ का किला इसी पठार पर बना हुआ है। ठीक है जी। और गिरवा का जो पठार है वो उदयपुर से में स्थित है और तस्तरी नुमा बेसिन में बना हुआ है। ये आप देखेंगे ये पठार है तस्तरी नुमा बेसिन में बना हुआ है, गिरवा का पठार, याद रखेंगे। इसी तरह से बात करेंगे भाकर जो क्षेत्र है सिरोही जिले में उबड़ खाबड़ कटानुमा भाग है उसे भाकर कहा जाता है।
देशहरों किसे कहते हैं? जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य हरा भरा क्षेत्र है, उसे देशहरों कहा जाता है। दक्षिणी अरावली में सकरे दर्रे भी नाल या नाली कहलाते हैं। देखो नाल, एक तो नाल कहते हैं हम, जैसे केवड़ा की नाल, ठीक है। नाली के बारे में बात कर देते हैं। नाली, एक नाली का क्षेत्र एक इस तरह से होता है कि जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र, उसे नाली कहा जाता है। और नाल का अर्थ होता है जो दर्रा होता है दक्षिणी अरावली क्षेत्र में, उसे नाल कहा जाता है। देखिए आगे बात करते हैं, कुछ नाल है, कुछ दर्रे, उनके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में कमली घाट का दर्रा है। फिर बात करते हैं दिवेर का दर्रा है राजस्थान में। फिर जिलवा या पगलिया कहाँ पर है? राजस्थान में। और हाथीगुड़ा की नाल भी राजस्थान में है। उस तरह से पाली में देसूरी की नाल है, सोमेश्वर नाल भी पाली में है। उदयपुर में फुलवारी की नाल है और उदयपुर में केवड़ा की नाल है, काफ़ी प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा उदयपुर के जो रोड है, जो कनेक्टिविटी है, उसमें इसे स्थान दिया गया है केवड़े की नाल को। और बहुत ही अच्छा कंजर्वेशन सेंटर है यहाँ पे, संरक्षित क्षेत्र है, वन संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। बात करते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आबू खंड के पश्चिम में जालोर के जसंतपुरा में ग्रेनाइट और रायलाइट चट्टानों से निर्मित पहाड़ियाँ हैं जो निम्न है। देखो ये जो पहाड़ियाँ हैं वो ग्रेनाइट और राइलोलाइट से निर्मित है। आबू के पश्चिम में जालोर के जसवंतपुरा के क्षेत्र के आसपास देखने को मिलते हैं। जैसे कि डोरा पर्वत जो है वो बात करें 869 मीटर की ऊंचाई पर है। इसराना भाकर है 839 मीटर की ऊंचाई पर है। डोरा पर्वत कितना है? 808। यहाँ पे याद रखें, डोरा पर्वत जो है वो 869 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसराना भाकर है वो 839 मीटर की ऊंचाई पर है। इस तरह से रोजा भाकर है 730 मीटर की ऊंचाई पर है। और झारोला जो है वो 588 मीटर की ऊंचाई पर है। अब बात करते हैं मित्रों मध्य अरावली। इसमें जयपुर से अजमेर तक की मध्य की जो पहाड़ियाँ हैं वह इसमें आती है। यहाँ से अजमेर से गौरम जी या मोरम जी या टारगढ़ 934 मीटर की ऊंचाई पर है। तारागढ़ है 873 मीटर की ऊंचाई पर है। नागपहाड़ है जो 795 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पे कुछ दर्रे हैं जिसका नाम है बरदर्रा, परवेरिया दर्रा, सुराघाट दर्रा और शिवपुर घाट दर्रा, ठीक है। आगे देखते हैं मित्रों मेरवाड़ा की पहाड़ी। मेरवाड़ा की पहाड़ी की बात करते हैं मित्रों। मेरवाड़ा की पहाड़ी अजमेर में स्थित पहाड़ी है और ये मेरवाड़ा के जो क्षेत्र है उसमें फैली हुई है। अजमेर में स्थित पहाड़ियों जो मारवाड़ मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है उसे मेरवाड़ा कहा जाता है। और उत्तरी अरावली की बात करें, उत्तरी अरावली में जयपुर, सीकर और झुंझुनू के पहाड़ी क्षेत्र भी आता है। देखो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? सीकर में है, 1055 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मित्रों। खो क्या है? खो जयपुर में है, एक पहाड़ी है अरावली की, उत्तरी अरावली की पहाड़ी है खो, और ये 920 मीटर की ऊंचाई पर है। बहराज क्या है? यह भी एक पहाड़ी है उत्तरी अरावली की, अलवर में स्थित है और यह 792 मीटर की ऊंचाई पर है। बरवाड़ा क्या है? उत्तरी अरावली की पहाड़ी है और ये 786 मीटर की ऊंचाई पर है। बबाई झुंझुनू में है जो कि 780 मीटर की ऊंचाई पर है, उत्तरी अरावली की पहाड़ी है। बिलाली क्या है? अलवर में स्थित है, उत्तरी अरावली की एक पहाड़ी है जो 775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बैराट भी पहाड़ी है उत्तरी अरावली की और 704 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। अब बात करते हैं पूर्व का मैदान, पूर्वी मैदान प्रदेश। चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। चंबल बेसिन में हम बात करेंगे तो देखिए कोटा, सवाई माधोपुर, करौली का क्षेत्र आता है। बीहड़ युक्त अवनालिका अपर्दन से समस्या से जूझ रहा है ये क्षेत्र। तो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है वो बीहड़ युक्त क्षेत्र है। यहाँ अवनालिका अपर्दन की समस्या है जिसके कारण निर्मित स्थलाकृति को उत्खात स्थलाकृति बीहड़ भूमि भी कहा जाता है। धौलपुर में बीहड़ भूमि सर्वाधिक है जिसे डांग क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार धौलपुर में देखने को मिलता है। तो डांग क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार धौलपुर में देखने को मिलता है और करेली को डांग की रानी कहा जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों, डांग क्षेत्र का या बीहड़ क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो धौलपुर में देखने को मिलता है और डांग की रानी करौली को कहा जाता है। अब मित्रों बात करते हैं बाणगंगा बनास बेसिन। बाणगंगा बेसिन जयपुर, दौसा, भरतपुर व डीग में है।
बनास बेसिन का विस्तार राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली जिलों में है। इसके दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान और उत्तरी भाग को मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। और मेवाड़ के मैदान में टीलेनुमा पिडमोंट मैदान है। तो टीलेनुमा पिडमोंट मैदान कहाँ है? मेवाड़ के मैदान में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। माही बेसिन, मध्य माही बेसिन या छप्पन बेसिन भी कहते हैं इसे, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में विस्तृत है। यह प्रतापगढ़ में बना हुआ है और प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच छप्पन का मैदान स्थित है। याद रखेंगे मित्रों, ये बातें सारी इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच छप्पन का मैदान बना हुआ है। कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। इसे बागड़ के मैदान के नाम से भी जाना जाता है और ये क्षेत्र है वो बागड़ क्षेत्र भी आता है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो, महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फोल्ड इस पठारी प्रदेश को अरावली से अलग करता है। तो जो महान सीमा भ्रंश है वो इस पठारी प्रदेश को अरावली से अलग करता है। ठीक है, जो उत्तरी कोटा, चित्तौड़गढ़ का बेंगू क्षेत्र, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में फैला हुआ है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, पूर्वी चित्तौड़ जिलों में विस्तृत है। मालवा का पठार है। यह अर्धचंद्राकार रूप में जो पहाड़ियाँ यहाँ देखने को मिलती है कोटा के मुकुंदर दरा में और बूंदी की पहाड़ियाँ यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, विंध्य कगार भूमि और दक्कन का पठार। देखियो, विंध्य कगार भूमि जो है वो चित्तौड़गढ़ से लेकर धौलपुर तक बनास व चंबल के बीच बालूका पत्थर से निर्मित है। तो विंध्य कगार जो भूमि है वो कहाँ से कहाँ तक फैली है? चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक बनास व चंबल के बीच बालूका पत्थरों से निर्मित जो क्षेत्र है उसे विंध्य कगार भूमि कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक बनास व चंबल के बीच बालूका पत्थर से निर्मित जो है विंध्य कगार भूमि कहा जाता है। दक्कन का पठार निम्न उपभाग है। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से भैंसोड़गढ़ तक का जो क्षेत्र है ऊपरमाल का पठार है। डाबी का पठार बूंदी व कोटा की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। बूंदी व कोटा की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। डग गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ में स्थित है। शाहबाद उच्च भूमि बारा में स्थित है। यहाँ बारा के रामगढ़ में घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ हैं। उल्का जनित रामगढ़ क्रेटर भी यहाँ बना है। अभी इसको जियो हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया कुछ साल पहले। और नदी निर्मित मैदान की बात की जाए तो बूंदी व मुकुंदरा पर्वत श्रेणी में आवृत चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। यहाँ पे ये हाड़ौती पठार का सबसे बड़ी भू आकृति क्षेत्र भी नदी निर्मित मैदान है। राजस्थान के 4 भौतिक विभागों और 12 उप विभागों में बांटा गया है। अब बात करेंगे मित्रों भौतिक प्रदेश, क्षेत्रफल, जनसंख्या और उत्पत्ति की क्या बात है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसका जो क्षेत्रफल है 61.11% है और ये जनसंख्या 40% यहाँ निवास करती है। उत्पत्ति 33 सागर के स्थान पर हुई है। इसी तरह से बात करें मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है उसकी जो क्षेत्रफल है 9% है और यहाँ पर 10% जनसंख्या रहती है और गोंडवाना लैंड का इससे उत्पत्ति मानते हैं। पूर्वी मैदान जो क्षेत्र है वो 23% क्षेत्र में फैला हुआ है और 39% जनसंख्या रहती है। 33 सागर के स्थान पर इसकी उत्पत्ति माना गया है। और दक्षिण पूर्वी पठार जिसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 6.89% और 11% यहाँ पॉपुलेशन रहती है। गोंडवाना लैंड का भाग है। इस तरह से हमने मित्रों पूरा भौतिक जो प्रदेश है उसको कवर किया। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। देखो, राजस्थान की जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पर जलवायु विविधता बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, तो राज्य की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र है। राज्य की जलवायु कैसी है? शुष्क से उप आर्द्र है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो अक्षांशीय स्थिति होती है, समुद्र से दूरी होती है, उच्चवत समुद्र से ऊंचाई होती है, अरावली की दिशा होती है, मानसूनी चक्रवात हवाएं होती है और धरातल का स्वरूप होता है। ये सभी क्या होते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब ऋतुओं की बात करते हैं। देखो, ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद हम बात करेंगे वर्षा ऋतु और फिर बात करेंगे शरद ऋतु जिसको शीत ऋतु कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने 3 ऋतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम पीरियड है वो मार्च से लेकर जून तक माना जाता है। अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उच्च तापमान के कारण पश्चिमी मरुस्थल में निम्न दाब के केंद्र बनते हैं। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो जो वेस्टर्न जो डेजर्ट है, पश्चिमी मरुस्थल है, उसमें क्या होगा
यहाँ पर हमें लो प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब लो प्रेशर का मतलब होता है निम्न दाब देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिनोट कर देता हूँ, ये इस लाइन से आप समझेंगे, ये टेम्परेचर को बात कर हम डिनोट करता है। तो हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, प्रेशर कैसे होगा, लो प्रेशर होगा। ये प्रेशर का डिनोट करता है और ये नीचे आएगा। ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर कैसे जाएगा, लो पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जिनसे वायु के संवहन के कारण आंधियों की उत्पत्ति होती है। अब वायु से अब पूछ सकता है प्रश्न, देखिए देखो वायु के संवहन के कारण आंधियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखो जब वेस्टर्न राजस्थान में जब हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा तो आंधियों की उत्पत्ति होगी। ठीक है जी, क्योंकि संवहनी हवाएं होगी वो उसकी उत्पत्ति होगी। इस तरह से हम इसे ज्योग्राफी का टॉपिक है और इसे हम जो विश्व ज्योग्राफी में भी हम बात करें तो इसे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब दो बात याद रखें, सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में चलती है। ठीक है, और समुद्री आर्द्र हवाओं के आने से चक्रवाती दशाएं बनकर कई बार मानसूनी पूर्व की जो अ, हवाएं होती है वो मानसून पूर्वी हवाएं वो वार्षिक पूर्व वर्षा भी करवा देती है। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड है मित्रों वो जुलाई से सितंबर तक का माना जाता है। तो जब भी एक बार प्रश्न पूछ लिया कभी कि शीत जो वर्षा ऋतु है उसका जो समय है जुलाई से सितंबर है। इस तरह के प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, आपको हमेशा याद रखने हैं। जुलाई से देखो मैंने आपको अभी पर बताया कि जो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो मार्च से जून है और वर्षा ऋतु का जो समय है वो जुलाई से सितंबर है। ठीक है जी, मार्च से जून और जुलाई से सितंबर है। देखिए कुल वार्षिक वर्षा का 90 से 95 जो प्रतिशत है वो इस ऋतु में ही हो जाता है। इस ऋतु में हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं जो आती है वही हमारे वर्षा के लिए मुख्य रूप से उपयोगी मानी जाती है और मुख्य इसका मुख्य वर्षा का स्रोत भी होती है। देखिए आगे बात करते हैं, अरब सागर की शाखा की बात की जाए या बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात की जाए तो अरावली के समानांतर होने के कारण सिरोही जिले के कुछ भाग को छोड़कर शेष राजस्थान में वर्षा कराती है नहीं कराती है। ठीक है जी, तो अरब सागर की जो शाखा है वो देखो सिरोही जिले के अलावा सभी राजस्थान के जिलों में वर्षा नहीं कराती है। तो क्या हो इसका रीज़न क्या है, अरावली के समानांतर होना है। अब बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरावली के समकोण पर टकराकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा कराती है। यहाँ से आप बात करेंगे तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या होता है, ये जो एरिया है इसमें अच्छी वर्षा कराती है और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इसी शाखा से होती है। किस शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। राजस्थान में मानसून का आगमन 20 जून से लेकर जून के अंत तक हो जाता है, जो जुलाई के प्रारंभ में मध्य राजस्थान तक वो 15 जुलाई तक जैसलमेर तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो जैसलमेर तक जब पहुंचेगा तो 15 जुलाई का जो टाइम लगेगा, हालांकि जून 20 जून से इसका आगमन हो जाता है या जून के मध्य से, और ये 15 जुलाई तक तो पूरे जैसलमेर तक ये टच कर जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है वर्षा के वितरण जो दिख रहा है वो आपको यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे आप 10 सेमी जो वर्षा है वो आपको यहाँ पे दिखेगी, जिसमें बीकानेर और जैसलमेर और फलौदी के कुछ जिलों में कनेक्ट करती है। उससे 20 सेमी जो वर्षा है वो गंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर को छूते हुए जाती है। फिर हम बात करेंगे 30 सेमी जो वर्षा रेखा है वो हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, बलोतरा, बाड़मेर को टच करती है। 40 सेमी जो वर्षा रेखा है वो झुंझुनू, सीकर, डिडवाड़ा, नागौर, जोधपुर, बलोतरा और बाड़मेर को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ती है। उसी तरह से 40 सेमी जो वर्षा रेखा है वो इन तमाम जिलों में होकर बहती है। आप इसे याद रखें, इस मैप को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस रेखा को बस मिलाते जाइए, आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक ये जिलों को कनेक्ट करती है। मित्रों आगे बढ़ते हैं, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के बारे में बात कर लेते हैं कि राजस्थान में 2024 में दक्षिण पश्चिम मानसून काल के दौरान राज्य में कितनी वर्षा हुई थी। तो यहाँ पे 67.84 सेमी हुई थी। कितनी हुई थी, 67.84 सेमी हुई थी। और जो मानसून अवधि की औसत वर्षा है जो 43.56 से 56% अधिक है। कितनी परसेंट अधिक हुई है इस बार, 65% अधिक हुई है, याद रखेंगे। तो अभी जो वर्षा है इसे याद रखें, इस डाटा को जरूर, कि राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून काल के दौरान राज्य में 67.64 सेमी वर्षा प्राप्त हुई, जो मानसून अवधि की औसत वर्षा से 43.56 सेमी से
56% अधिक रही थी। इस अवधि के दौरान राजस्थान में दौसा और सवाईमाधोपुर जिलों ने सर्वाधिक वर्षा प्राप्त की थी। तो राजस्थान किन जिलों ने सर्वाधिक वर्षा प्राप्त की? दौसा और सवाईमाधोपुर जिलों ने। दोस्तों बात करते हैं आगे। राजस्थान में 2024 में मानसून ऋतु जून सितंबर के दौरान जून महीने के दीर्घावधि के औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत अगस्त माह में रहा था। याद रखेंगे दोस्तों कि राजस्थान में 2024 में मानसून ऋतु जून सितंबर के दौरान जून महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत व अगस्त माह में दीर्घावधि औसत वर्षा का उच्चतम प्रतिशत प्राप्त हुआ था। दोस्तों आगे बात करते हैं शीत ऋतु की बात करते हैं। शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड है अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, मानसून के प्रत्यावर्तन की ऋतु और शीत ऋतु। मानसून का जो प्रत्यावर्तन या लौटता मानसून कहते हैं इसे, अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम होता है उसे मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं, लौटता मानसून कहते हैं अक्टूबर से दिसंबर का। उस तरह शीत ऋतु का जो टाइम होता है मध्य दिसंबर से शुरू होकर फरवरी तक चलता है। इस ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम की ओर से शीतकालीन शीतोष्ण चक्रवातें आती हैं, चक्रवात की जो हवाएं आती हैं, और पश्चिम विक्षोभ भी कहते हैं इसे। और इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। इससे होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है, जो रबी की फसलों जैसे कि गेहूँ, चना, सरसों के लिए बड़ी लाभदायक होती है। सामान्यतः राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पर बात करें, औसत रूप से बात करें तो 57.5 सेमी होती है, जिसकी मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। कैसे घटती जाती है? दक्षिण पूर्व से, यहाँ से बात करेंगे, ये मैप देखिए, दक्षिण पूर्व से, जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। ऐसे जो मात्रा है वो घटती जाती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, परंतु उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः फलोदी में वर्षा का परिवर्तनशीलता का सर्वाधिक पाई जाती है। अब वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे ज़्यादा फलोदी में पाई जाती है, याद रखें। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ स्थान माउंट आबू, और सबसे कम वर्षा वाला जैसलमेर है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जलवायु का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर बात करते हैं। देखिए, सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर किया गया है, जिसमें 5 प्रदेशों में बांटा गया है। शुष्क जलवायु प्रदेश, 0 से 20 सेमी की जो वर्षा होती है उसे शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है। जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर और उत्तरी पश्चिमी बलोत्रा, उत्तर पश्चिम जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, नागौर का कुछ भाग में, उस भाग को हम क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। याद रखेंगे, फिर से मेरे साथ पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। जो शुष्क जलवायु क्षेत्र है वो आपको 20 सेमी तक का क्षेत्र देखने को मिलेगा, वर्षा का क्षेत्र 0 से 20 सेमी। और जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, उत्तरी पश्चिमी बलोत्रा, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, नागौर का कुछ भाग यहाँ पे आता है। उसी तरह से बात करें दोस्तों, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु कहते हैं, और अर्धशुष्क जो जलवायु प्रदेश है वो 20 से 40 सेमी का होता है। हनुमानगढ़ आ गया जिसमें अर्धशुष्क में, फिर हम बात करेंगे बीकानेर आ गया, फिर बात करेंगे जोधपुर और बाड़मेर, बलोत्रा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डिडवाना, कुचामन, पाली, उत्तर पश्चिम ब्यावर और जालौर का अधिकांश क्षेत्र किस में आता है? अर्धशुष्क में आता है। दोस्तों जो 40 से 60 सेमी का जो क्षेत्र है उसे उपाद्र क्षेत्र कहते हैं जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। अब देखिए, सीकर का जो पूर्वी भाग है वो इसमें आता है। जो जयपुर का भाग हो गया, दौसा का हो गया, अजमेर का हो गया, ब्यावर का हो गया, उत्तरी राजसमंद हो गया, पूर्वी पाली हो गया, उत्तरी टोंक हो गया, अलवर हो गया, कोटपुतली, बहरोड़ हो गया, खैरथल, तिजारा आदि जो क्षेत्र है, और सिरोही का कुछ भाग भी उपाद्र में आता है, याद रखेंगे। ठीक है। आर्द्र जलवायु हम बात करेंगे दोस्तों, तो 60 से 80 सेमी का जो क्षेत्र है वो आर्द्र जलवायु में आता है। इसमें हम बात करेंगे मित्रों कि अलवर, भरतपुर, दक्षिणी डीग, धौलपुर, दक्षिणी टोंक, दक्षिण पूर्वी जो एरिया होता है दौसा, सवाईमाधोपुर और करौली, बूंदी, कोटा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूमर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का कुछ भाग ये भी आर्द्र जलवायु के क्षेत्र के आता है। ठीक है। और अति आर्द्र में हम बात करें 80 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जिसमें बांसवाड़ा जिला भी है, डूंगरपुर जिला भी है, प्रतापगढ़ भी है, कोटा, बारां, झालावाड़, ये सब जिले किस में आते हैं? अति आर्द्र में। लेकिन जो बूंदी जिला है वो आर्द्र जलवायु में आता है। आप याद रखेंगे, बूंदी जिला अति आर्द्र में नहीं आता है, ये किस में आता है? आर्द्र में आता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है आपको। और उदयपुर जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश भी है और अति आर्द्र भी है कुछ एरिया, इसे याद रखेंगे। चित्तौड़ भी आर्द्र भी है और अति आर्द्र भी है, ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। देखो, ये जो जलवायु प्रदेश है उसके कोपेन के अनुसार जो वर्गीकरण हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को देखो BWHW के रूप में माना है, जिसे उष्ण शुष्क प्रदेश कहते हैं।
क्या कहते हैं, BWHW को क्या कहते हैं, उष्ण शुष्क प्रदेश कहते हैं। और इसमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, इन जिलों की क्या है, भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें उष्ण शुष्क प्रदेश, इसे BWHW कहते हैं। याद रखें, BWHW में कौन कौन से जिले आएंगे, हनुमानगढ़ भी आएगा, गंगानगर भी आएगा, बीकानेर भी आएगा, फालोदी भी आएगा और जैसलमेर भी आएगा। इसी तरह से हम बात करें BSHW की जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। देखिए, इनमें आपको देखने को मिलेगा चुरू, झुंझुनू, सीकर, डिंडोरा कुचामन, नागौर। इसके अलावा हम बात करेंगे जोधपुर, पाली, बलोत्रा, बाड़मेर, जालौर, सिरोही का कुछ भाग, ये किस में आते हैं, BWHW के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और अजमेर का पश्चिमी भाग भी आ जाएगा, ब्यावर का पश्चिम भाग आ जाएगा, जयपुर का कुछ पश्चिम भाग आ जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण जिले यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम बात करेंगे CWG में हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्र आएगा। तो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत बात करेंगे तो यहाँ देखिए, मानसूनी वर्षा का जो प्रदेश है उसे मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। और CWG की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे डिग जिला आ जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा। उदयपुर का कुछ भाग भी आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि CWG में ये क्षेत्र आते हैं जो मैदानी क्षेत्र आते हैं, जो यहाँ पे यमुना का जो क्षेत्र है, गंगा का जो क्षेत्र, यमुना का जो क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है, वो इसके अंतर्गत आता है क्योंकि यमुना की सहायक नदियाँ यहाँ पे यमुना में मिल जाती है। अब बात करते हैं AW क्षेत्र। इसमें आंध्र प्रदेश की बात की जाती है और सवाना तुल्य जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो अगर पूछ ले राजस्थान में सवाना तुल्य जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। ठीक है, पहली बात। और उष्णकटिबंधीय आंध्र प्रदेश इसे कहते हैं। अब यह जिले आप देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पर अच्छे से डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगी। इसमें ये डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, सलूमर डिस्ट्रिक्ट, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इधर से आपको झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ये इसमें आती है। कोटा का क्षेत्र भी थोड़ा बहुत आ जाता है इसमें। तो याद रखें, ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। अब इसके आगे हम बात करते हैं अगले एक बहुत बड़े भूगर्भ शास्त्री उनके बारे में। इनका नाम है थानवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का तात्पर्य हम देखेंगे यहाँ पे कि इनका जो वर्गीकरण का आधार है वो वर्षण प्रभावित व तापीय दक्षता के आधार पर इन्होंने किया है। वर्षण की प्रभावितता, वर्षा की प्रभाव कैसा रहा और ताप कैसा रहा, उसके आधार पर, ताप और वर्षा के आधार पर इन्होंने, थानवेट ने जलवायु का वर्गीकरण किया है। देखिए, यहाँ पर जो बात करेंगे EAD का अर्थ क्या है, पहले ये जान लो। उष्ण शुष्क व उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण शुष्क और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। अब यहाँ देखिए दोस्तों, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। यहाँ पे बात करेंगे जैसलमेर, थोड़ा सा बाड़मेर का जो उत्तर पश्चिम एरिया है वो शामिल है, फलोदी शामिल है, पश्चिमी फलोदी, और बीकानेर का पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पे शामिल है। फिर हम बात करेंगे अगला जो क्षेत्र है DBW, EAD हमने यहाँ देख लिया। इसके बाद हम DBW के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है, देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू कुछ क्षेत्र और बीकानेर का कुछ क्षेत्र, ये इसमें शामिल है DBW में। और DAW में क्या क्या शामिल है, DAW का अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र प्रदेश। और DAW में देखो पूरा लगभग मैदानी क्षेत्र आ गया। यहाँ पे बात करें, अधिकतर मैदानी क्षेत्र पूरा आ गया इसमें। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये DAW के अंतर्गत आता है। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा क्षेत्र ही यही है DAW। अगर पूछ ले कि थानवेट के जलवायु वर्गीकरण में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो DAW। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इनके डिस्ट्रिक्ट्स आप याद रखें, थोड़ा जूम आउट कर लें, सब डिस्ट्रिक्ट को देख लें अच्छे से। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे डिग का क्षेत्र है, भरतपुर है, करौली है, दौसा है, जोधपुर, जयपुर है, सवाईमाधोपुर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा जोधपुर का क्षेत्र भी आ गया यहाँ पे, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर का कुछ क्षेत्र, जालौर, सिरोही, बलोत्रा, बाड़मेर का कुछ क्षेत्र, और डिंडोरा, कुचामन, सीकर, कटपुर, बहरोड़, ये सब चीज़ें डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे आ चुकी हैं, इसे आप याद रखें। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो क्षेत्र है वो
CAW में जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और इसमें बात करेंगे सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का क्षेत्र CAW के अंतर्गत आता है। और CAW में एक क्षेत्र और भी आता है जो कि हाड़ौती का क्षेत्र में, जिसमें बारा और झालावाड़ और कोटा का कुछ क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह से हमने थानवेड का भी ये वर्गीकरण पढ़ लिया। देखो दोस्तों, अभी तक हमने जलवायु के वर्गीकरण पढ़ लिए, जलवायु प्रदेश के बारे में जान लिया, और ये 2 टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिए। अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि आज हमने यहाँ पे भौगोलिक स्वरूप पढ़ लिया और मानसून जलवायु हमने पढ़ लिया। अब अफवाह क्षेत्र के वीडियो में हम कल अगला अच्छे से जानेंगे। लगातार बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें। थोड़ा जल्दीबाजी में फटाफट रिवीजन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और बिल्कुल इस सीरीज़ को कवर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे बड़ी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अधिक से अधिक वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और पूरी गिस्ट सीरीज़ में आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।